Hello and welcome to Classmate Guru. My name is Mansi. Today is 14th August and we are here to discuss some current news from The Hindu. So let's begin. पहला टॉपिक ये है CBI takes over probes into doctor's murder. अभी आपको रिसेंटली पता होगा 3-4 दिन पहले केस बाहर आया था कि कोलकाता में क्या हुआ है कि एक डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनकी बेरहमी से जो है हत्या कर दी गई है। ठीक है, पहले उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया, रेप करने के बाद में उनका मर्डर किया गया। तो वो केस जो है वो CBI के पास चला गया है। अभी इस आर्टिकल में हम वो देखेंगे आगे डिटेल में। अगला आर्टिकल है इंश्योरेंस फॉर सर्टिफिकेट्स फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हिट बाय ग्लिच इन CRS पोर्टल। अब इस आर्टिकल में हमें देखना है CRS पोर्टल क्या है। ठीक है, CRS पोर्टल का यूज़ क्या है, इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए या फिर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशंस के लिए इसे कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे अच्छे से। हर घर तिरंगा जो है अभी 15 अगस्त आने वाला है कल, तो उसके रिगार्डिंग जो है हर घर तिरंगा की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है, उसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। और मलेशियन PM जापानीज मिनिस्टर्स सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, मलेशियन PM प्राइम मिनिस्टर, जापानीज़ मिनिस्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। वो किस लिए आने वाले हैं, उनका क्या मोटो है आने का, कौन सी डील सैंक्शन होंगी, ये सब कुछ हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। केरला हाई कोर्ट अपहोल्ड्स SIC ऑर्डर टू रिलीज हेमा पैनल रिपोर्ट गिव्स अ वीक्स टाइम। अब इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि SIC क्या है, SIC ऑर्डर क्या है, ठीक है, और हेमा रिपोर्ट क्या है, हेमा पैनल रिपोर्ट है क्या। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में अच्छे से डिटेल में। अगला आर्टिकल देखते हैं तरंग शक्ति एक्सरसाइज टू बी बाइनॉमियल इवेंट सेज IAF चीफ। अब इसमें तरंग शक्ति एक्सरसाइज होती क्या है, ठीक है, उसका रिलेशन IAF से क्या है, इंडियन एयरफोर्स से क्या है, ठीक है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। IOL टू हेल्प फार्मर्स एलिमिनेट चाइल्ड लेबर फोर्स वर्क इन कॉटन फील्ड्स। अब IOL ने जो है फार्मर्स के लिए बोला गया है कि कॉटन फील्ड में जो चाइल्ड लेबर होता है वो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, वो इस आर्टिकल में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस बारे में कहा है, क्यों कहा है। ठीक है, आज के आर्टिकल की डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कल के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ करेक्ट। अब कल हमने न्यूज़ देखी थी कि जो IIT मद्रास है उसे जो है कॉन्जिक्यूटिव 6 ईयर्स तक, ठीक है, 6th ईयर तक जो है वो टॉप रैंकिंग में रखा गया। ठीक है, तो उसके किसने रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने रखा गया। तो NIRF का काम क्या है, ठीक है, रैंकिंग किस बेस पे करता है, क्या फ्रेमवर्क है उसका, वो सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। आज उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। NIRF इज़ अ रैंकिंग सिस्टम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन इंडिया। दिस इज़ रॉन्ग, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए नहीं है, वहाँ तक ही सीमित नहीं है वो। ठीक है, NIRF इज़ एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन to rank higher educational institutions in India. Yes, this is correct. हायर इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करता है NIRF टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वो जज करता है, जिस पे वो पॉइंट्स देता है हर इंस्टीट्यूट को और उसके हिसाब से रैंकिंग देता है। NIRF rankings are exclusively for private universities. No, this is wrong. NIRF does not consider research outputs as a parameter for ranking institution. No, this is also wrong. Research institute को भी एक important parameter consider किया जाता है NIRF की ranking में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NIRF रैंकिंग evaluates institutions based on several parameters. Which of the following is not one of them? ठीक है, इन चारों में से कौन सा नहीं है पैरामीटर, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा पैरामीटर नहीं है। टीचिंग तो है, लर्निंग भी है, रिसोर्सेज भी है,
रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी है, ग्रेजुएशन आउटकम्स भी है। ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह का, कितनी कितनी पॉसिबल प्लेसमेंट्स हो रही है, कितनी सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स हो रही है, कौन से कंपनीज़ में, कौन से मल्टीनेशनल कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स हो रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है रैंकिंग में। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये नहीं मैटर करता, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डज नॉट मैटर इन NIRF रैंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which index is primarily used to measure inflation in India? अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए प्राइमरी इंडेक्स है क्या? ठीक है, प्राइमरी कौन सा इंडेक्स यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए? तो सबको पता होगा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या इंडेक्स है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है, कवर करता है काफ़ी एक लार्ज चंक कवर करता है, तो ये जो है वो अच्छे से पढ़िए, ये सारा इंडेक्स जो है आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? अब इन चारों में से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसको जो है किसके लिए जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, नो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, येस। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, नो। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नो। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए। ये न्यूज़ में क्यों था? हमने देखा 59 मंथ तक जो है वो लो इन्फ्लेशन हम लोग ने कल देखा, 3.54% की जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमने देखी। ठीक है, थोड़े महीनों बाद बढ़ सकती है ये इन्फ्लेशन रेट। अब लो इन्फ्लेशन रेट होने के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, वो भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है। आपको एक बार रिवाइज करना हो तो आप पिछला वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? अब कल हमने न्यूज़ देखी थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्यों न्यूज़ में था? 20 अफगान सिख जो है उनको सिटीजनशिप दी गई है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है उन्हें सिटीजनशिप दी गई है। सिर्फ 20 को क्यों दी गई और अफगान सिख्स को क्यों दी गई? ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है, ये सब हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एक और बार जाके देख सकते हैं वो लेक्चर। It grants citizenship to refugees based on their economic status, no। इस आंसर में हमें क्या बताना है कि इन चारों में से जो स्टेटमेंट है कौन सा डिफाइन करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है, वो हमें बताना है। तो सिटीजनशिप इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू रेफ्यूजीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस, नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस होता है ये। इट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू इलीगल इमिग्रेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, नो। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक प्राइमरी पैरामीटर ये है कि जो रेफ्यूजीज़ होने चाहिए वो नॉन मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, नॉन मुस्लिम जो रेफ्यूजीज़ हैं नॉन मुस्लिम होने चाहिए, उनको सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट करी जाएगी। इट ग्रांट सिटीजनशिप टू परसुएटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम सर्टन नेबरिंग कंट्रीज़, येस, दिस इज़ ट्रू। सर्टन नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हो जाती है? अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है और भी नेबरिंग कंट्रीज़ से जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको कंसिडर किया जाता है, बट वो नॉन मुस्लिम होने चाहिए, ये एक मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, नॉन मुस्लिम होने चाहिए और वो जो है 31 दिसंबर 2014 के पहले जो है वो सेटल होने चाहिए, वो पहले जो है वो आ जाने चाहिए थे, उन्हीं को जो है वो सिटीजनशिप मिलेगी। इट अप्लाइज ओनली टू रेफ्यूजीज हु एंटर्ड इंडिया आफ्टर नहीं बिफोर 2014 आना चाहिए। ठीक है, बिफोर 2014। ये आंसर गलत हो जाता है। सही आंसर है हमारा सी, इट ग्रांट सिटीजनशिप टू परसुएटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम सर्टन नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, देख लिए हमने सारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब CBI टेक्स ओवर प्रोब इनटू डॉक्टर्स मर्डर। अभी
कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने बताया, जैसे एक डॉक्टर जो थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उनका जो है पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है मर्डर किया गया उनका, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या था ना, 4 दिनों से काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहले सिर्फ कोलकाता में इमर्ज हुए प्रोटेस्ट, बट उसके बाद नेशन वाइड जो है डॉक्टर्स, नर्स, ये सारे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई के पास जानी चाहिए, और वो प्रोटेस्ट में अपने सफल हुए हैं। इस मामले का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीबीआई करेगी, ठीक है। ये इस पूरा आर्टिकल का क्रस्ट है। आगे पढ़ते हैं। इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हिट बाय ग्लिच इन CRS पोर्टल। अब रिसेंटली क्या हुआ, CRS एक पोर्टल है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑडिट्स किए जाते हैं, जैसे कि डेथ, बर्थ, मैरिज, ठीक है, ये सारी चीज़ों के जो है रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो उस पोर्टल में जो है ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स से जो है ग्लिच दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो ग्लिच क्या है, ठीक है, CRS क्या है, CRS पोर्टल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इस पूरे आर्टिकल में। The civil registration system in India is vital system for recording vital events such as birth, death, marriages, etc. Here is concise overview in points. Purpose क्या है CRS का, aims to record all the vital events. जो vital events होते हैं वो रिकॉर्ड करने का एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पर टैली हो, बर्थ्स कितने हुए, डेथ कितने हुए, वो सब इस पोर्टल में हुआ जाता है, वो सब इस पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लीगल फ्रेमवर्क गवर्नड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट 1969, ठीक है। ये गवर्न कौन से एक्ट से होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, which mandates the registration of these events. The registration authorities, the system is implemented through local registrars appointed in each state and union territories. ठीक है, हर स्टेट में लोकल रजिस्ट्रार्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सारा डेटा कलेक्ट होकर सेंटर के पास आता है, फिर वो जो है इस पोर्टल पे अपलोड होता है। Online registration. Many states have adopted online system to facilitate the registration process, making it more accessible and efficient. ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से काफ़ी ईजी हो जाता है ये सारा प्रोसेस करना। Insurance and certificates. Once an event is registered, official certificate, birth, death, etc. are issued, which are necessary for various legal and administrative purpose. ठीक है, एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो है बर्थ, डेथ या मैरिजेस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे आगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। Data collection. CRS data is used for demographic analysis, public health planning and policy making by government agencies. ठीक है, डेटा जो होता है इसका वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के यूज़ में आता है, ठीक है। किन चीज़ों के यूज़ में आता है, डेमोग्राफिक एनालिसिस के, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, इन सारे रीजंस से, इन सारे उससे जो है वो यूज़ होता है डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है, हर घर तिरंगा, ठीक है। हर घर तिरंगा जो है अभी अगस्त 15 आ रहा है, ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है, उसके रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव लिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हुआ था, 75th इंडिपेंडेंस जो है वो हमने सेलिब्रेट किया था, तब से जो है हर घर तिरंगा की योजना जो है वो चल रही है, ठीक है। हर घर तिरंगा में क्या होता है ना कि हर घर के ऊपर, ठीक है, हर अपने घरों के ऊपर जो है तिरंगा लगाया जाता है, उस इनिशिएटिव को हर घर तिरंगा कहते हैं। Union Minister Amit Shah launched Tiranga Yatra in Ahmedabad on Tuesday as part of Har Ghar Tiranga campaign ahead of Independence Day and called upon youngsters to come forward and strive to make Indian developed nation by 2047. अब अमित शाह ये जो है यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने जो है
तिरंगा यात्रा लॉन्च करी, ठीक है। तिरंगा यात्रा जो है वो लॉन्च करी, कहाँ करी? अहमदाबाद में करी, ठीक है। किस लिए करी? क्योंकि हर घर तिरंगा जो इनिशिएटिव है उसके तहत जो है इन्होंने एक तिरंगा यात्रा जो है वो लॉन्च करी, जिसमें यंगस्टर्स को जो है उन्होंने बुलाया, यंगस्टर्स को जो है इन्वॉल्व किया, ठीक है। और अच्छे अच्छे डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो है वो उन्होंने बातें करी और बताई चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर घर तिरंगा के इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं। हर घर तिरंगा इज़ अ government led initiative in India that encourages citizens to host national flag at their homes, ठीक है। घर के ऊपर जो है नेशनल फ्लैग हमें होस्ट करना है, हमें लगाना है, इसका मेन मोटो ये है। लॉन्च्ड इन 2022, द कैंपेन इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। ये पार्ट था आज़ादी का अमृत महोत्सव का। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया था? टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उसके अंदर जो है हमें हर घर तिरंगा की योजना दिखाई दी, जिसमें हमें हर घर के ऊपर तिरंगा लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी, to install a sense of pride and patriotism among the citizens by encouraging them to display the national flag at their homes. Awareness, to spread awareness about history, significance and etiquettes associated with Indian national flag. Mass participation, to ensure widespread participation across the country, making the celebration inclusive and participatory. Cultural integration, to integrate the celebration of independence with a visible and symbiotic representation of unity in diversity, ठीक है। ये सारे important objectives हैं इसके। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल हमें ये बताता है, अगला आर्टिकल हमें ये बताता है कि मलेशियन पीएम जापानीज मिनिस्टर्स सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इनका विजिट क्यों प्लान है न्यू दिल्ली पे, ठीक है। अभी पार्लियामेंट रिसेस चल रहा है, तो उसमें पार्लियामेंट सेशन में जो रिसेस चल रहा है उसमें ये सोचा प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कि जो है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जापानीज़ मिनिस्टर्स को जो है वो इनवाइट किया जाए। उनसे जो है काफ़ी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर वरब्राम speak in the visit of expected to strengthen India-Malaysia ties in strategic trade and defense cooperation। इन्होंने क्यों बुलाया है? स्ट्रैटेजिक ट्रेड और डिफेंस कॉरपोरेशन में जो है इनोवेशन लाने के लिए और डेवलपमेंट लाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरे का बॉन्ड, इंडिया और मलेशिया का बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। इन्होंने जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए जो है बुलाया है, ठीक है। जापान के मिनिस्टर्स को क्यों बुलाया है? क्योंकि दिल्ली इज सेट टू होस्ट इट्स इंडिया जापान 2+2 विथ फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ट्रैवल पोलैंड एंड यूक्रेन, ठीक है। इस वजह से जो है इनका जो विजिट जो है वो देखा जाएगा इंडिया में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। केरला हाई कोर्ट upholds SIC orders to release हेमा पैनल रिपोर्ट गिव्स अ वीक्स टाइम। अब इसमें हेमा पैनल रिपोर्ट क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। SIC क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। केरला अपहोल्ड्स SIC's ऑर्डर ऑन हेमा पैनल रिपोर्ट। केस का बैकग्राउंड क्या है? अब हेमा जो कमिटी है वो क्यों बनाई गई? हेमा कमेटी इस वजह से बनाई गई कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इश्यूज़ में, जेंडर बाइज्ड इश्यूज़ और सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज़ इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो जेंडर बायसनेस होती है उसे और सेक्सुअल जो असॉल्ट्स होते हैं उसे मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेमा रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। अब हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अभी तक बाहर नहीं आई है, ठीक है, वो अभी तक बाहर नहीं आई है। उसे जो है बाहर मतलब उसे जो है वो सबमिट करने के लिए पब्लिक नहीं की गई है, उसे पब्लिक करने की कोशिश की जा रही है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ केरला ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिलीज द हेमा कमेटी रिपोर्ट टू पब्लिक। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इस कमीशन ने क्या ऑर्डर किया है कि हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी, ठीक है, पब्लिक की जानी चाहिए। अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, वो की जानी चाहिए,
ठीक है। द गवर्नमेंट इनिशियली रेसिस्टेड दिस ऑर्डर लीडिंग टू लीगल चैलेंजेस की वजह से जो है गवर्नमेंट ने पहले रेसिस्ट किया इस ऑर्डर को कि अभी नहीं कर सकते ये, ठीक है, गवर्नमेंट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है अभी देखते हैं आगे केरला हाईकोर्ट रूलिंग। केरला की रूलिंग क्या, हाईकोर्ट की जो रूलिंग है वो क्या बता रही है। द हाईकोर्ट रूलिंग अपहेल्ड्स द SIC's ऑर्डर डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रिपोर्ट पब्लिक। द कोर्ट टू गेव द गवर्नमेंट अ 1 week डेडलाइन टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। ठीक है, अभी केरला हाईकोर्ट ने क्या किया है, केरला हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि 1 week के अंदर जो है वो रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए। अगर 1 week के अंदर नहीं हुई रिपोर्ट पब्लिक तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, 1 week के अंदर अंदर रिपोर्ट हो जानी चाहिए पब्लिक। करंट डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट्स नेक्स्ट स्टेप फॉलोइंग द हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव आर बीइंग क्लोजली वांटेड with potential implications for film industry and broader societal norms। ठीक है, ये ऑर्डर क्यों पास किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो है सोसाइटल नॉर्म्स पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस फॉर फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर स्टेट में या फिर हर जगह हम जाएंगे तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, इकोनॉमिकली भी। ठीक है, एंटरटेनमेंट सेक्टर एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ अगर जेंडर बाइजनेस, सेक्सुअल असॉल्ट अगर दिखेंगे तो वो नहीं होना चाहिए, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें मतलब हो रही है तो वो हमें पता होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। इस वजह से ये ऑर्डर पास किया गया है। ठीक है, इस वजह से कमेटी की रिपोर्ट जो है उसे पब्लिक करने के लिए बोला गया है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज, अब तरंग शक्ति एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज टू बी बाइनियल इवेंट सेज IAF चीफ। इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है IAF इंडियन एयरफोर्स कम्स टू क्लोज एयरफोर्स चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, ये पता होना चाहिए एयरफोर्स के चीफ कौन है। मार्शल VR चौधरी जो है वो उन्होंने तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में बताया है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज विच इज़ prominently in news today is the Indian Air Force's largest ever multinational air exercise। multinational air exercise है ये, सबसे बड़ा अब तक का multinational air exercise है ये। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तरंग शक्ति एम्स टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन, interoperability and showcase India's defense capabilities। ठीक है, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करेगा, बताएगा, शोकेस करेगा। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइंड टू ब्रिंग टुगेदर एयर फोर्सेस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अलाउिंग देम टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव जॉइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़। अब ये एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि काफ़ी और देशों के जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जॉइंट मिशंस जो है वो हमें वो शोकेस करे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, जॉइंट प्रैक्टिसेस जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिसेस को दिखाने के लिए, सब कुछ के लिए जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन कौन सी कंट्रीज़ कर रही है, कितने एयरफोर्स जो है, कितने देशों की एयरफोर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं हमें दिखाई जाएंगी। नियरली 30 कंट्रीज़ are participating with 10 of them deploying their fighter aircrafts। Major participants include United States, Germany, France and Australia। Major participants कौन से included है, United States, Germany, France and Australia। ठीक है, 30 कंट्रीज़, नियरली 30 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में। Some countries are participating as observer while others are contributing aircraft and पर्सनल्स। कुछ कंट्रीज़ जो है वो सिर्फ देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आएंगी। ठीक है, बट कुछ कंट्रीज़ जो है वो अपने एयरक्राफ्ट्स भी लाएंगी और पर्सनल्स को भी इन्वॉल्व करेंगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में फेजेस कौन से होने वाले हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है वो 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, 2 phases। द फर्स्ट फेज टेकिंग प्लेस इन तमिलनाडु एट Salar Air Force Station will run until mid-August। The second phase is scheduled to be held in western sector at Jodhpur from late August to mid-September।
ठीक है। पहला जो फेज़ 1 जो होगा वो तमिलनाडु में होगा, सलार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सलार डिस्ट्रिक्ट में ये कंडक्ट होगा, एयरफोर्स सलार एयरफोर्स स्टेशन पे ये कंडक्ट होगा। ठीक है, जो ये इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो अगस्त मिड तक जो है वो ये एक्सरसाइज जो है वो चलेगी। ठीक है, अगस्त मिड में ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। उसके बाद सेकंड फेज़ जो है, सेकंड फेज़ कहाँ हेल्ड होने वाला है, वेस्टर्न सेक्टर एट जोधपुर, जोधपुर में ये होगा। ठीक है, सेकंड फेज़ जो है वो जोधपुर में देखा जाएगा। सेकंड फेज़ जो है वो मिड अगस्त से लेके स्टार्टिंग सितंबर तक जो है वो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ठीक है, तरंग शक्ति इज सीन एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस टाइज ग्लोबली अलाइनिंग विथ कंट्रीज विजन फॉर बिकमिंग अ की प्लेयर इन ग्लोबल सिक्योरिटी। ठीक है, की प्लेयर बनने के लिए, की प्लेयर जो है सिक्योर करने के लिए अपनी जगह जो है, इसका सिग्निफिकेंस माना जा रहा है कि ऐसे सारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने के बाद में, काफ़ी सारे जॉइंट मिशन कंडक्ट करने के बाद में क्या होता है कि बॉन्ड्स अच्छे बन जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के हमारे कंट्रीज़ से। ठीक है, इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है। It also highlights India's commitment to fostering international military relationship। वही मैंने बताया, इंटरनेशनल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाते हैं इससे। बैकग्राउंड क्या है, द एक्सरसाइज इज इंस्पायर्ड बाय US लेड रेड फ्लैग एक्सरसाइज एज रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन में इसका जो ग्रोइंग रोल है इंडियन मिलिट्री का, वो स्ट्रेंथन करने के लिए जो है रेड फ्लैग US लेड जो एक्सरसाइज थी उससे इंस्पायर होके जो है ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के द्वारा जो है प्रस्तुत करी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी मेंस में। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा इसके रिलेटेड देख लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक तरंग शक्ति इन फॉस्टरिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का रोल जो है वो हमें बताना है। ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी में क्या रोल होता है और क्या रोल जो है वो मैंडेटेट करता है वो हमें बताना है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन कंडक्टिंग सच लार्ज स्केल एक्सरसाइज। अब इंडिया के इसमें चैलेंजेस क्या है। ठीक है, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी जो है इसमें डिस्कस करनी होंगी। ठीक है, इसमें इंडिया का ये करने के बाद इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये सब इसमें डिफाइन करना है आपको, ये सब अपने ओपिनियन से बताना है। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। ILO टू हेल्प फार्मर्स एलिमिनेट चाइल्ड लेबर फोर्स्ड वर्किंग इन कॉटन फील्ड्स। अब इस आर्टिकल में ILO के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, कॉटन फील्ड्स में क्या हो रहा है ना, अभी जो है वो कॉटन फील्ड्स जो है उसमें जो ILO है उन्होंने ऑर्डर क्या पास किया है और उन्होंने जो है हेल्प करने की क्या कोशिश करी गई है कि कॉटन फील्ड्स में जो है चाइल्ड लेबर नहीं होगा। ठीक है, ये एक हेल्प करी जा रही है फार्मर्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ILO के बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द ILO overview. The ILO is United Nations agency that focuses on promoting social justice and internationally recognized human labor rights. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन लेबर राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करता है ILO। ठीक है, ILO जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके रिगार्डिंग जो है अगर कहीं पर अनजस्टिस हो रहा है तो उसे जो है मतलब वो उस केस में जो है वो लुक इनटू करता है, ऑर्डर जो है वो पास करते हैं। ठीक है, ILO इज़ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। मैंडेटेट्स द ILO's प्राइमरी गोल इज़ टू एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड मेन टू ऑब्टेन डिसेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम, इक्विटी एंड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, फ्रीडम, इक्विटी और सिक्योरिटी के साथ जो है वो फीमेल और विमेन का जो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लेबर में कंट्रीब्यूशन जो है वो इसे मैंडेटेट करता है।
प्रमोट करता है, प्राइमरी गोल है ये इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द ILO इज़ यूनिक विद इन द UN सिस्टम एज इट is transpartite in nature, meaning it includes representative forms of governments, employees and workers. This structure ensures that all perspectives are considered when making decision related to labor standards and policies, ठीक है। लेबर स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ को कंसिडर करके, जो है ह्यूमन राइट्स को कंसिडर करके, जो है लेबर्स के राइट्स को कंसिडर करके, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका मेन गोल ये है कि हर चीज़ को कंसिडर करके जो है वो डिसीजन सुनाया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो आर्टिकल्स है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने आज के आर्टिकल्स में जो है वो किया है, ठीक है। आज के आर्टिकल्स आप एक बार और जाके पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। काफ़ी डिटेल स्टडी हमने उन आर्टिकल्स की करी है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। कल आके सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS इन इंडिया। CRS के बारे में जाना हमने, CRS क्या होता है, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों यूज़ होता है, सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो इसमें बताना है हमें कि CRS के सिस्टम इन इंडिया, CRS एक्ट कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है CRS को, ठीक है, वो बताना है। द बर्थ, डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इन चारों में से बताना है कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हर घर तिरंगा इनिशिएटिव। अब हर घर तिरंगा इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमें इस आंसर में बताना है। हमने डिस्कस किया हर घर तिरंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, किसकी सेलिब्रेशन में ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। आज प्रेजेंट डे क्यों वो न्यूज़ में है वो भी डिस्कस किया हमने। To promote use of eco-friendly products, to encourage citizens to host the national flag at their homes, to promote digital literacy in rural areas, to increase voter turnout in elections। इन चारों में से बताना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हर घर तिरंगा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ हेमा कमेटी रिपोर्ट। हेमा कमेटी रिपोर्ट की प्राइमरी फोकस क्या है वो बताना है इसमें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन सिस्टम, issues of sexual harassment and gender bias in Malayalam film industry, labor rights in textile industry, environmental protection measures in Western Ghats। इन चारों में से प्राइमरी फोकस क्या है हेमा कमेटी रिपोर्ट का वो बताना है। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हेमा कमेटी रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या ऑर्डर पास किया गया है हेमा कमेटी रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। हेमा कमेटी रिपोर्ट में क्या ऑर्डर पास किया गया है, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सॉरी केरला गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कुछ हमने बताया है, ठीक है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। अब तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे इंस्पायर्ड है, ये हमें इस आंसर में बताना है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज के वक्त, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, वो सब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। आप इसमें जो है ये आंसर बताइए। कोबरा गोल्ड, रेड फ्लैग, RIMPAC, मलाबार, इन चारों में से जो है किससे इंस्पायर्ड है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, वो हमें बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। The International Labour Organization ILO is a specialized agency of which of the following organizations। अब ILO कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज है वो हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो बताना है, ठीक है। इसमें ILO के बारे में हमने जाना, ILO
क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या बैकग्राउंड है उसका, किसे राइट्स प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ हमने जाना, क्यों है आज न्यूज़ में वो भी हमने जाना। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से बताना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस में स्पेशलाइज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमने आर्टिकल पढ़े, सारे आर्टिकल अच्छे से पढ़िए, आप फोकस करके पढ़िए, क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।